नमस्कार दोस्तों। पिछले साल 2022 के दिसंबर महीने में मैंने एक पेपर लेकर कुछ चीज़ें लिखी थी जो मुझे 2023 में मैनिफेस्ट करनी थी। और उस लिस्ट में मैंने जो सारी भी चीज़ें लिखी थी वो सारी मैंने 2023 में मैनिफेस्ट की। यानी उस लिस्ट में लिखी हुई हर चीज़ तो मैनिफेस्ट की ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैनिफेस्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही लिस्ट के साथ साथ दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिखा और उसे कैसे मैनिफेस्ट किया। तो जैसे हर कोई अपनी लिस्ट बनाता है न्यू ईयर में रेजोल्यूशन के तौर पर, कई लोग लिस्ट बनाते हैं, कई लोग सिर्फ माइंड में ही इस चीज़ को रखते हैं कि उनको नए साल में ये सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने भी पिछले साल इस चीज़ को लिखा था, अपने पेपर पे लिख के रखा था कि मुझे 2023 में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में। और मैंने उन्हीं चीज़ों को लिखा था जिस पे मेरा बिलीफ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बिलीफ ना हो और उतना मैं पुश कर पाऊँ। यानी जितना मेरा बिलीफ है उससे ज़्यादा मैं लिख पाऊँ, प्लस इतना ज़्यादा ना लिखूं कि मेरा उस पर बिलीफ ही ना हो, और ऐसा भी ना लिखूं जो मुझे लगे कि इजीली पॉसिबल है। और अब वो लिखी वाली लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, आप इसमें देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है 1 लाख मंथली इनकम। ये ड्रीम कहीं ना कहीं मेरा बहुत सालों से ही होता था कि एटलीस्ट 1 लाख महीने की इनकम तो मेरी होनी ही चाहिए। यानी इन फ्यूचर अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो 1 लाख इनकम मेरी मिनिमम होनी ही चाहिए, ऐसा मैं सोचा करता था बहुत सालों पहले। और नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखना, और नवंबर में ही मेरी इनकम होनी स्टार्ट हुई थी। उस वक्त अराउंड मैं 5 या 10 हज़ार रुपये महीने के कमाता था, और मेरी डिज़ायर थी कि 1 लाख मेरा महीने के हो जाए 2023 के एंड तक में। और मेरी 1 लाख की इनकम फरवरी में ही क्रॉस हो गई थी, यानी 2023 के फरवरी में। दिसंबर में मैंने इसको लिखा था और फरवरी में ये चीज़ पूरी हो गई थी। हाँ, लेकिन मैंने जस्ट इसे रैंडमली ही इस तरीके से नहीं लिखा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि मैं टाइम लिमिट पर उतना फोकस नहीं करता हूँ। ये मैंने लिखा था 2023 के लिए, अगर 2023 में नहीं भी होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक ये भी मैं कहता हूँ कि माइंड में आपके अमाउंट की लिमिट को नहीं रखना चाहिए, और इस चीज़ को मैं फॉलो भी करता हूँ कि लिमिट को माइंड में नहीं रखता, लेकिन एक लिमिट जो कहीं ना कहीं बचपन से सेट होती है कि इतने तो होने ही चाहिए, और उसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ के साथ आप उसको लिख लेते हो अगर आपके अंदर उतनी रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर ये चीज़ 2023 में नहीं भी हुई होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने जस्ट इसको लिख दिया था। और मुझे यहाँ तक लगा था कि 2023 के एंड तक तो हो सकता है मैं अराउंड पहुँच जाऊँ 1 लाख मंथली इनकम के। लेकिन मैंने टाइम लिमिट को ब्रेक करते हुए इस चीज़ को फरवरी 2023 में ही मैनिफेस्ट कर लिया, और तब से लेकर आज तक ये और ज़्यादा बढ़ती गई। फिर दूसरा मैंने लिखा था मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और जब मैंने लिखा था मेरे 1000 सब्सक्राइबर उस वक्त हो चुके थे, नवंबर के महीने में ही 1000 हो गए थे, और दिसंबर में मुझे याद नहीं है 1000 से थोड़ी बहुत ऊपर थे। तो मैंने बहुत बड़ा नंबर नहीं लिखा, मैंने 10,000 का नंबर लिखा, क्योंकि मुझे लगता था कि एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स तो मेरे होने चाहिए। क्योंकि जब 1000 दिखते थे तो वो लगता था कि बहुत कम है, एटलीस्ट 10,000 रहे तो चलेगा। और सेम इस डिज़ायर को लेकर भी था कि अगर ये चीज़ 2023 में ना भी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। और ये मेरी मैनिफेस्टेशन हुई थी मार्च में कंप्लीट। उस वक्त मैंने अपने लिए एक सब्लिमिनल बनाया था मेरी चैनल की ग्रोथ के लिए। उस वक्त तक मेरे चैनल में अराउंड 2000 सब्सक्राइबर हो चुके थे मार्च महीने तक, और मैंने जस्ट सब्लिमिनल को ट्राई करना चाहता था, क्योंकि मैं सब्लिमिनल सेल करता हूँ, लेकिन सब्लिमिनल मैं खुद उतने नहीं सुनता था। लोगों की सक्सेस स्टोरीज मेरे पास आती थी, मेरी पर्सनल खुद की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी सब्लिमिनल को लेकर मेरे पास। तो उसके लिए मैंने अपने लिए सब्लिमिनल बनाया था कि मैं 2000 से 3000 सब्सक्राइबर अपने ईजिली कर लूँ। तो वो सब्लिमिनल जब मैंने बनाया और जब उसको सुना तो वो 2000 से 3000 होने की जगह 2000 से सीधे 8-9 हज़ार तक मेरे सब्सक्राइबर चले गए, और वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। और उस वक्त तक मेरा मैनेजर अमृत भी मेरे साथ नहीं था, यानी वो उस वक्त तक मेरे साथ काम नहीं कर रहा था, ये तब की बात है। उस वक्त तक अपना सारा काम मैं खुद ही हैंडल करता था। तो इतने सब्सक्राइबर्स जब एक साथ बढ़े तो सब्लिमिनल को लेकर और सेशंस को लेकर, और ऐसे भी पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर और जीमेल पर इतने सारे मेल्स और मैसेजेस आने लगे कि मैं अकेले उसको संभाल ही नहीं पाता था। तो फिर मैंने उस सब्लिमिनल को सुनना छोड़ा था, और उसके बाद से यही डिसाइड किया कि मेरी चैनल की ग्रोथ हमेशा कांस्टेंट हो और इतनी हो जितनी मैं इजीली संभाल पाऊँ। तो उस सब्लिमिनल को छोड़ा। फिर उसके बाद मेरे वापस से सब्सक्राइबर्स नॉर्मली बढ़ के 10,000 हो गए, और 10,000 शायद मेरे अप्रैल या मई में हुए थे। और तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है ट्रैवल टू गोवा इन एरोप्लेन विथ फ्रेंड्स। यानी गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं हमेशा से ही जाना चाहता था, और जो मेरा फ्रेंड है अमृत, वो पिछले साल यानी 2022 के दिसंबर में प्लान कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए गोवा। और जब से वो प्लान कर रहा था उस वक्त तक मेरी इनकम स्टार्ट भी नहीं हुई थी। यानी दिसंबर में अगर जाना था गोवा तो सितंबर या अक्टूबर में ही
ट्रेन की रिजर्वेशंस करनी पड़ती है और तभी मेरी इनकम थी नहीं तो मैं नहीं जा पाया था। और दिसंबर तक मेरी इनकम हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जा पाता क्योंकि दिसंबर का सीज़न पीक होता है गोवा में। वैसे तो मैं कहता हूँ कि जैसा मैंने इससे 2 पहले वाली डिज़ायर में कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं भी पूरी हुई होती 2023 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गोवा को लेकर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। मैं चाहता था कि मैं किसी भी हालत में गोवा घूमने तो जाऊंगा ही 2023 में। 2022 में नहीं गया कोई बात नहीं, 2023 में मैं 100% जाने वाला हूँ। और वैसे अगर ट्रेन से जाओ तो 2 से 3 दिन मुझे लग सकते हैं गोवा जाने में अपने शहर से, जमशेदपुर से। तो इतना लंबा ट्रैवल मैं नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं जाऊँ लेकिन प्लेन में जाऊं, क्योंकि प्लेन में जाऊंगा तो एक दिन में ही पहुंच जाऊंगा। प्लस मैं प्लेन में कभी ट्रैवल नहीं किया था, तो मैं चाहता था कि मैं प्लेन में ट्रैवल करूं। और ये ड्रीम मेरा पूरा हुआ जून 2023 में, जब मैं पहली बार गोवा गया और प्लेन में गया। उस वक्त तक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा ड्रीम आज पूरा होने जा रहा है। क्योंकि प्लेन को इससे पहले हमेशा उड़ते हुए ही देखा था, कभी उसमें बैठा नहीं था। और अपने आप को जब देख रहा था तो कुछ महीनों पहले की ही मुझे बात याद आ रही थी। यानी जून में मैं गया था और दिसंबर में मैं पिछले साल जाना चाहता था, लेकिन दिसंबर में जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और उसके 6 महीने बाद इस तरीके से गया कि मुझे पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई और जितना एंजॉय कर सकता था उतना ज़्यादा एंजॉय किया। और ऐसे मेरी ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई। और इसके बाद मैंने लिखा है ट्रैवल टू मुंबई। और मुंबई भी मुझे ट्रैवल करना था। और मैं सोचता था, यानी मेरी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं पहले सोचता था कि गोवा महाराष्ट्र में ही पड़ता है। लेकिन फिर जब मैं गोवा गया तब मुझे पता चला कि गोवा एक डिफरेंट स्टेट है और महाराष्ट्र एक डिफरेंट स्टेट है, और गोवा महाराष्ट्र में नहीं आता है। तो गोवा मुझे घूमना था। मैं 3 दिनों के लिए गोवा गया था, 3 या 4 दिनों के लिए, लेकिन गोवा हमने 2 दिन में ही घूम लिया था। नॉर्थ और साउथ गोवा दोनों घूम लिया था। तो उसके बाद और कुछ करने को था नहीं, थोड़ा थोड़ा बारिश वाला मौसम हो रखा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई चल जाते हैं घूमने। और फिर वहाँ भी हम मुंबई चले गए घूमने। और मैं प्लेन में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो यूनिवर्स ने मुझे मुंबई भी प्लेन में ही भेजा। और ये एक देखो कि मैंने अपने नोट में मुंबई और गोवा अगल बगल ही नाम लिखा है। तो जब मैं गोवा पहुंचा तो क्योंकि मुझे लगता था कि मुंबई बहुत नज़दीक है गोवा के, तो उसी वक्त फिर यूनिवर्स ने मुझे वहां भी घुमा दिया, क्योंकि मैं उसके नज़दीक पहुंच चुका था अपने माइंड के अकॉर्डिंग। तो वो ट्रिप मैं कहता हूँ मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। यानी बचपन में सोचता था कि एटलीस्ट एक बार तो प्लेन में बैठूंगा ज़रूर, और इस ट्रिप में मैं सिर्फ प्लेन में ही सबसे ज़्यादा घूम रहा था। यानी सबसे पहले रांची टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा, गोवा टू मुंबई, फिर मुंबई वापस गोवा, फिर गोवा से रांची। तो ऑलमोस्ट मैं 5 या 6 बार प्लेन में बैठ चुका था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इस ट्रिप को, क्योंकि गोवा एक डेस्टिनेशन थी जिसको सिर्फ मूवीज़ में देखा था। और जैसा कि आप जानते हो कि मूवीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वहाँ पर गोवा में जितनी भी मूवीज़ की लोकेशन है मैंने हर वो लोकेशन देखी। और बाकी की जो लोकेशंस थी वो मैंने मुंबई के फिल्म सिटी में जाकर देख ली। और मुझे उस वक्त तक अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें खुद से कर पा रहा हूँ, क्योंकि वही 6 महीने पहले की बात है। 6 से 8 महीने पहले मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं जा सकता वहाँ पर। और वहाँ से भी मैं बोलूँ तो अब्राहम के लिए बिलीफ, अब्राहम की टीचिंग्स पे तो मुझे बहुत पहले ही बहुत आ गया था, लेकिन उस जगह पर वो बिलीफ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया था। सब कुछ एकदम सपने सा लग रहा था और मन में सिर्फ वो गाना याद आ रहा था हिंदी मीडियम मूवी का, एक जिंदड़ी। अगर आपने वो सॉन्ग नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिएगा। उस गाने का मीनिंग कुछ इस तरह से है कि एक मेरी जिंदगी है और उसमें 100 ख्वाहिशें हैं, और अपनी सभी ख्वाहिशों को मैं एक एक करके पूरा करूंगा। और अगर आप गोवा और मुंबई की ट्रिप्स की मेरी फोटोज या वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर आप उसे देख सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वैसे आप जाके इंस्टा में गगन यूनिवर्स लिखोगे तो मेरा पेज आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पर मेरी लाइफ का मैं बोलूँगा सबसे बड़ा ट्रिप कंप्लीट हुआ, और बहुत आसानी से कंप्लीट हुआ, और उस ट्रिप में मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उसके बाद मैंने लिखा है ट्रैवल विथ माई पेरेंट्स इन प्लेन। और ये मैं सोचता था कि जब मैं एटलीस्ट पहले एक बार खुद से प्लेन में घूम के आ जाऊँगा, उसके बाद अपने पेरेंट्स को घुमाऊँगा, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ट्रैवल किया नहीं था, तो मुझे ट्रैवल करना आता भी नहीं था, और प्लेन में कभी बैठा नहीं था, तो एयरपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता था कि कैसे वहाँ चेक इन होती है, क्या क्या करते हैं, कैसे प्लेन में जाते हैं। तो मेरा मैनेजर अमृत गया था उस वक्त मेरे साथ, तो उस वक्त मैंने सारी चीज़ें सीख के रखी थी। और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने पेरेंट्स को भी प्लेन में घुमाऊँ, जो कि मेरा बहुत सालों से सपना था, जो कि फिर कंप्लीट हुआ सितंबर महीने में इसी साल। जब हम डिसाइड कर रहे थे कि जाना कहाँ है घूमने, तो डिसाइड हुआ कि हम दिल्ली जाएंगे। तो फिर मैं प्लेन में अपने पेरेंट्स को लेकर गया था पहली बार, और उसकी जो खुशी थी मेरे पास वो बहुत 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 ज़्यादा थी,
क्योंकि अपने सपने जब आप पूरे करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करते हो तो वो खुशी ही आपके अंदर बहुत अलग होती है। और उस जगह तक अब्राहम पर मेरा बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कि जैसे अब्राहम बोलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। और जितना खुश मैं था उससे कहीं ज़्यादा खुश मेरे मम्मी और पापा थे उस ट्रिप में। और उसके बाद मैंने लिखा है ऐड वन मोर इनकम सोर्स इन माई लाइफ। यानी उससे पहले मेरे 2 इनकम सोर्सेस हो चुके थे, एक सब्लिमिनल था और एक पर्सनल सेशन था, और एक मेरा यूट्यूब के चैनल का मोनेटाइजेशन हो चुका था, लेकिन उस वक्त तक वो पेमेंट आ नहीं रही थी। तो वो भी मुझे पता था जल्दी आ जाएगी, तो इसके लिए मैंने इसमें लिखा नहीं था। तो 3 मेरे इनकम के सोर्स ऑलरेडी थे और चौथा मुझे चाहिए था, और मैं नहीं जानता था कि चौथा वाला कौन सा इनकम सोर्स होगा। तो वो जब इनकम सोर्स ऐड होना था तो मुझे पर्सनल सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आने लगा था उस वक्त, कि पर्सनल सेशन में ऐसा होता था कि मैं मोस्टली लोगों से बातें करता था और सामने वाले को जब मैं बातें बताता था तो वो उसे उतने अच्छे से सुनता नहीं था, प्लस उसको फॉलो नहीं करता था या नहीं कर पाता था। तो उस जगह पर मैं सोचता था कि मुझे मेरे पैसे तो मिल रहे हैं मेरे काम करने के, लेकिन मैं जो वैल्यू देना चाहता हूँ सामने से वो वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ। वो कॉन्ट्रास्ट उस वक्त तक मैं बोलूँगा काफ़ी टाइम तक चला भी, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी मेरे माइंड में रहता था उस चीज़ को लेकर कि कैसे मैनेज करूँ इतने सारे कॉल्स को, क्योंकि कॉल्स बढ़ते जा रहे थे और वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चीज़ मुझे बहुत कम लग रही थी। क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि अगर मैं देखूँ मेरी फैमिली में पैसों को लेकर मुझे कभी उतनी कमी हुई नहीं, लेकिन प्रॉब्लम बस इस बात की थी कि मैं नहीं कमाता था। तो मेरी हमेशा से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गई थी कि मैं अपने पैसों को कमाऊँ और अपने काम से कमाऊँ। तो वो पर्सनल सेशन के टाइम वो काम मुझे काम लगता ही नहीं था। तो जैसा मैं कहता हूँ और अब्राहम जैसा कहती है कि कॉन्ट्रास्ट आपको डिज़ायर देता है, और कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आना ही होता है, उसी से आपकी डिज़ायर आती है, फिर वो मैनिफेस्ट होती है। तो उसी जगह से फिर एलओए बैचेस इंट्रोड्यूस हुए थे, जब मैंने कहा था कि मैं हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ और मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरी लाइफ ही यही है और मैं लाइफ टाइम यही करने वाला हूँ। और हर कॉल्स में मैं ये चीज़ बताता हूँ, तो क्यों ना इस चीज़ को मैं प्रैक्टिस कराऊँ। अब ये प्रॉब्लम उस वक्त तक मुझे पहले आती थी, मैं एलओए बैचेस के बारे में तो सोचता था, लेकिन हमेशा ये ख्याल आता था कि वीडियो कॉल्स में क्लासेस ली जाती हैं, अब बिना वीडियो कॉल के मैं क्लास कैसे लूँगा, क्योंकि वीडियो कॉल में मैं कंफर्टेबल उतना नहीं हूँ। क्योंकि एक तो आप जब क्लासेस में वीडियो कॉल में हो और आप मेडिटेशन कर रहे हो, कोई आपको देख रहा है, वहाँ पे मेडिटेशन में फोकस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो मैं नहीं चाहता था कि वो चीज़ हो। तो इस कॉन्ट्रास्ट में से वो चीज़ बाहर आई, फिर मैं अपने क्लासेस लेने लगा और ऑडियो कॉल्स में लेने लगा जिस तरीके से मैं चाहता था, और उसी को बहुत अच्छे से बहुत सक्सेसफुली रन किया। और टाइम के साथ साथ जितने लोग जुड़ते गए, सक्सेस स्टोरीज भी उतनी ज़्यादा बढ़ती गई ग्रुप की। तब मैं जाकर अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड होने लगा, और उसके बाद देखा तो मेरा पर्सनल सेशन भी पहले से बेटर होने लगा। वहाँ से फिर मेरा एक और इनकम सोर्स ऐड हो गया, और उस इनकम सोर्स की वजह से मेरी लाइफ में और ज़्यादा चेंजेस आए, मेरी लाइफ और ज़्यादा बेटर हुई। प्लस मैं जिनको वैल्यू दे रहा था, क्लासेस जिनको दे रहा था, उनकी लाइफ में भी वो चेंजेस बहुत अच्छे से आए। और उस ग्रुप से जो लोग मेरे साथ जुड़े वो मेरे लिए फैमिली की तरह, फ्रेंड की तरह हो गए। और जो तब वाले ग्रुप के लोग हैं वो अभी भी मेरे साथ ग्रुप क्लासेस में हैं। और फिर मैंने लिखा है मोर कंसिस्टेंसी इन माई मेडिटेशन एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, क्योंकि मुझे ये चीज़ काफ़ी पहले पता चल चुकी थी कि अगर मैं मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कंटिन्यू रखता हूँ तो मेरी लाइफ में मुझे हमेशा चेंजेस दिखते रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे, धीरे धीरे करते करते। तो मैं हमेशा इसकी कंसिस्टेंसी पे फोकस करता हूँ और हमेशा फोकस करता रहूँगा, और उस कंसिस्टेंसी को मैंने इस साल भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया। यानी मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ पिछले साल के मई महीने से, और अभी मुझे मेडिटेशन करते हुए 1.5 साल हो गया है। और मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट किया था पिछले साल के नवंबर महीने से, और अभी तक मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने लिखा है गिफ्ट मोबाइल फ़ोन टू माई मदर, क्योंकि मेरे घर में हर किसी के पास 4G फ़ोन होता था, मेरी मम्मी का सिर्फ 3G फ़ोन था, और वो फ़ोन मेरी मम्मी छोड़ती नहीं थी कि जब तक ख़राब ना हो जाए तब तक चेंज नहीं करना। और शुरू में मेरे पास इतने पैसे होते नहीं थे कि मैं नया उनको दे सकूँ फ़ोन, तो उनका फ़ोन जब ख़राब होता था तो वो रिपेयर करा लेती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं और ज़्यादा अच्छे पैसे कमाने लगा तो फिर मैं ये ड्रीम अपना पूरा कर पाया। मेरी मम्मी का फ़ोन ख़राब हुआ था शायद अगस्त महीने में, और अगस्त महीने में फिर मैंने अपनी मम्मी को नया फ़ोन लेकर दिया था, और एकदम सरप्राइज़ तरीके से दिया था। यानी मम्मी को बोला कि मैं आपका फ़ोन लेके जाता हूँ और रिपेयर करा कर लेके आता हूँ, और जब मैं गया तो वापस मैं न्यू फ़ोन के साथ आया। तो ये वाली लिखी हुई चीज़ मेरी इस तरीके से पूरी हुई। और उसके बाद 9 नंबर पे मैंने लिखा है इन्जॉय माई लाइफ मोर, यानी अपनी लाइफ को और ज़्यादा इन्जॉय करना। जब मैंने लाइफ पर्पज़ वाला मेडिटेशन किया था तो उस मेडिटेशन के आंसर में मुझे मेरा लाइफ पर्पज़ ये मिला था कि दुनिया के हर एक इंसान के लाइफ का अल्टीमेट पर्पज़ होता है अपनी लाइफ को एंजॉय करना। अगर वो अपनी लाइफ में खुश है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है तो उसकी लाइफ में उसे हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहता है,
और आसानी से मिलेगी। तो ये चीज़ मैं लिखी थी और ये चीज़ कहीं ना कहीं देखो तो मेरी लाइफ में पूरे साल ही चलती रही है, क्योंकि मैं गोवा, मुंबई, दिल्ली ये 3 जगह तो गया ही, इसके साथ मैं 2 बार पुरी भी घूमने गया और 2 बार भुवनेश्वर भी घूमने गया। और ये लाइफ का मेरा सबसे बेस्ट ईयर रहा जहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया, और आने वाले हर एक साल इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे। और उसके बाद मैंने लिखा है मैनेजर फॉर माई वर्क, यानी जब मैंने ये चीज़ लिखी थी तब मैनेजर मेरा नहीं था इस वक्त काम पे मेरे, यानी जो मेरा मैनेजर है अमृत, वो मेरा फ्रेंड ही है, तो वो जॉब करता था। तो जनवरी में उसकी जॉब छूटी थी, फिर वो दूसरी जगह भी जॉब पर गया, वहाँ भी उसे पसंद नहीं आया तो उसने छोड़ दिया, और फिर उसके बाद अप्रैल में उसने मुझे ज्वाइन कर लिया। यानी मैं तो चाहता ही था कि वही मेरा मैनेजर बने, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे लिए मेरे भाई की तरह ही है। और जब मैं अपनी लाइफ का बोलूँ, जब सबसे बैड फेज में था, जहाँ पर कुछ भी नहीं था मेरे पास और डिप्रेस था और बहुत परेशान रहता था, तो उस टाइम पे वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर होता था कि उसने मुझे अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे हर टाइम में मैनेज किया है। मेरे बिहेवियर को अच्छे से जानता है, मुझे अच्छे से जानता है, मेरी फैमिली को अच्छे से जानता है, मुझे कैसे हैंडल करना है ये जानता है। तो मैं चाहता था कि वही मेरा मैनेजर हो। और जब हम मैनेजर वो बनने वाला था, उससे पहले हम गए थे पुरी घूमने के लिए, और पुरी में जब हम जगन्नाथ टेम्पल गए थे तो जगन्नाथ जी के मंदिर में एक नरसिम्हा जी का मंदिर है, तो जगन्नाथ टेम्पल में बाकी हर जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम पूजा नहीं करा पाए थे। तो जो नरसिम्हा जी का मंदिर था वो चट्टानों को चढ़ के जाने का होता था, यानी चट्टानों की सीढ़ी थी और पतला सा रास्ता था ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं थी, तो हम पूजा कराने के लिए वहाँ चले गए थे नरसिम्हा भगवान जी के मंदिर में। तो वहाँ पर हमारे करियर की पूजा हुई थी, मेरी पूजा हुई थी मेरे करियर को लेके, जो उस वक्त न्यूली स्टार्ट हुआ था। और अमृत जो मेरा मैनेजर है इस वक्त, उसका करियर उस वक्त स्टार्ट नहीं हुआ था, और मई के यानी मार्च के एंड की बात है। और फिर पूजा में अमृत को भी पंडित जी ने कहा था कि तुम्हारी भी जॉब बहुत जल्दी लगेगी। और उसके बाद जब हम घर वापस आए तो अप्रैल महीने से फिर उसने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, और तब से वो अब तक मेरा मैनेजर है और हमेशा रहेगा। और उसके बाद मैंने लिखा है बिकम मोर हैप्पी पर्सन। इससे पहले मैं गुस्से वाला और बहुत इरिटेटिव पर्सन होता था, जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता था, लेकिन इस बिहेवियर को मेरे मेडिटेशन ने और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ, इरिटेट भी होता हूँ, लेकिन हैप्पीनेस मेरे अंदर अब बहुत ज़्यादा अच्छी है, पहले से कहीं ज़्यादा है। उसके बाद मैंने लिखा है बाई एयर कंडीशनर फॉर माई रूम। यानी एक चीज़ हमेशा से मेरे साथ रही है कि गर्मी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हालांकि वो रेजिस्टेंस मैंने धीरे धीरे करके रिलीज़ कर ली, क्योंकि मौसम तो मौसम है, हर एक मौसम की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मी से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। तो मैं चाहता था कि मेरा एक पर्सनल एसी हो मेरे रूम में, क्योंकि पिछले साल यानी 2021 या 22 में जब मैं वीडियोस बनाता था तो वीडियोस बनाने के समय मुझे फ़ैन हमेशा बंद करना पड़ता था, और गर्मी के टाइम में ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि पंखा चालू करता था तो पंखे की आवाज़ माइक में बहुत ज़्यादा जाती थी, जिसकी वजह से ऑडियो डिस्टर्ब होती थी। पंखा बंद करता था तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो मैं जब वीडियो बनाने बैठता था तो पंखा बंद करके बैठता था, और उसके बाद जब उठता था तो पूरा पसीने से भरा होता था। तो मैं चाहता था कि जब भी मैं पैसे कमाऊँ तो सबसे पहले मैं अपने रूम में पर्सनल एसी लगवाऊँ। तो फिर वो एसी मैंने अपने बर्थडे पे, यानी इसी साल 2023 में 15 अप्रैल वाले दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, उस दिन गिफ्ट किया था। और उसके बाद मैंने लिखा है सपोर्ट माई फैमिली फाइनेंशियली। जब तक मैं अर्निंग नहीं करता था उससे पहले तक मेरी पॉकेट मनी ही मेरा इनकम का सोर्स होती थी, लेकिन उसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट आया था जब मैं जॉब के लिए गया था, और जॉब में मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मैं कभी जॉब नहीं करूँगा और जो करूँगा अपनी मर्ज़ी से करूँगा। और उस वक्त मैंने यूट्यूब को चुना था, और जब यूट्यूब को चुना था तो घर वालों से मैंने पॉकेट मनी भी लेना छोड़ दी थी उस वक्त, क्योंकि मैंने घर में खुद कहा था कि मैं जॉब करूँगा, और बाद में मैं खुद उस बात से पलट गया कि ये डिसाइड कर लिया कि अब बिल्कुल नहीं करूँगा। तब मुझे लगा कि अब मेरा हक भी नहीं बनता मेरी पॉकेट मनी मांगने का, तो तब मैंने मांगना छोड़ा था पॉकेट मनी। और उसके बाद फिर मेरी इनकम जब स्टार्ट हुई तो वो मेरे लिए ठीक ठाक थी, मेरी ज़रूरतें, मेरी डेली नीड्स पूरी हो जाती थी, लेकिन मैं फैमिली को उतना नहीं दे पाता था, यानी बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाता था फैमिली में। तो मैं ये चाहता था कि इन फ्यूचर वो चीज़ जल्दी हो जब मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ, और ये चीज़ भी फरवरी या मार्च में स्टार्ट हो गई थी, और तब से अब तक बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने अपने पेपर पे लिखी थी, और वो सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की, और जितनी मैनिफेस्ट मैंने बताई है, जितनी मैंने लिखी है, उससे कहीं ज़्यादा ये मैनिफेस्ट हुई। यानी हैप्पीनेस उससे कहीं ज़्यादा, चीज़ें जो मैंने मैनिफेस्ट की उससे कहीं ज़्यादा, ट्रैवल उससे कहीं ज़्यादा, इनकम जितनी डिसाइड की थी उससे कहीं ज़्यादा। क्योंकि आप तो जितना चाहे उतना सोच सकते हो, जितना बिलीव कर पाते हो उतना ही आप बिलीव कर पाओगे, लेकिन अलाइनमेंट जब आपकी बढ़नी स्टार्ट होती है
और फोकस आप जब उसको सिर्फ बढ़ाने पे रखते हो तो वो जितनी बढ़ती है आपको लाइफ में आपको उतना मिलता है। यानी देखा जाए तो आपको उतना डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मुझे ये चीज़ इतनी चाहिए। आप देखते हो कि आपकी जितनी वाइब्रेशन उस चीज़ को लेकर बढ़ती जाती है, उतना अमाउंट आपके पास, उतनी चीज़ें आपके पास आती जाती है, उतनी हैप्पीनेस आपके पास आती जाती है। और उसी चीज़ पे मैंने फोकस किया था। तो इस तरह से आप भी अपने लिए लिख सकते हो। और नए साल के लिए यानी 2024 के लिए भी मैं इसे लिखूँगा और उसी माइंडसेट के साथ लिखूँगा कि अगर 24 में पूरा नहीं भी हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं यूनिवर्स से तो मिल तो इमिडिएटली जाता है। डिपेंड करता है हमारी अलाइनमेंट पे कि कब हम उसमें अलाइन होंगे, कब वो चीज़ हमारी लाइफ में आएगी। तो आप भी ज़रूर लिखिएगा, या बोलोगे तो आपको मैं एक क्विक वीडियो बना दूंगा उसमें कि कैसे ड्रीम लिस्ट लिखनी है अपनी 2024 की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पर्सनली सब्लिमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन लेना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।